जो आजकल टिकटॉक पे वायरल होम रेमेडीज, स्किन पे वो लीमू लगा लो तो उससे हाइपर पिगमेंटेशन खत्म हो जाती है। किसी ने कहा कि जी अदरक और लहसुन का पेस्ट बना के Face आप मुंह पे लगा लें, एंड शी डिड दैट। She did that। एक पाकिस्तानी हमारी एक एक्ट्रेस है, बहुत प्यारी सी एक्ट्रेस है, तो वो एक शो पे बैठ के कह रही थी कि मैं तो लोगों को एडवाइस करूंगी कि आप रात में भी स्किन पे सनब्लॉक लगा के सो जाएं। सनब्लॉक होता किस लिए? UVA UVB से प्रोटेक्ट करता है ना। भाई डिस्प्रिन भी चेहरे पे लगाते हैं। मुझे आके कहा कि गांव में औरतें ये यूज करती हैं, तो मैंने कहा कि हैं ये क्या करती हैं? डॉक्टर साहब डील्स भी तो लगाते हैं ना, आप इसके अगेंस्ट है या फेवर में? लेजर हेयर रिमूवल है, गली के एक कॉर्नर पे एक लेजर की डिवाइस है, यू नो। जो ट्रेंड स्टाफ जो है वो अपने घर में एक छोटी सी IPL रख लेता है और फिर वो उसको तो शुरू कर रहे हैं। ग्लूटाथियोन इंजेक्शंस, आर दे सेफ? ग्लूटाथियोन तो हमारी अपनी बॉडी का एक एंटीऑक्सीडेंट, गोरा करने वाली गोरा क्रीम है, ये कितनी ज्यादा हार्मफुल है। कुछ लोग ऐसे हैं या तो वो 5 चीजों का मिक्सचर बना लेते हैं तो ये आपकी स्किन को पूरी तरह से। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं वो गोरा करने वाली बोल के नहीं बेचते, वो कहते हैं जी हर्बल की क्रीम। कुछ दिनों के बाद उसको फील हुआ कि मेरे चेहरे पे बाल निकल आए, एक्नी निकल आई है, किसका मतलब है कि ये क्रीम। मैंने देखा लोग 12-12 महीने आइसोट्रेटिनोन खिलाते हैं। आइसोट्रेटिनोइन जो है घर में बैठ के पेशेंट नहीं यूज कर रहा होता। आज मैंने सोचा कि मैं डेली बेसिस पे एक हमें चैलेंज होता है कि हम हर दूसरे दिन एक खातून को देख रहे होते हैं जिसने ब्यूटी क्रीम लगा के अपनी स्किन को ख़राब कर दिया होता है, फिर वो डिफरेंट किस्म के टोटकास भी लगा रहे होते हैं, यहाँ से माइक्रो नीडलिंग करा रहे होते हैं, घर जाके जो है वो लेमन का और शहद का पेस्ट बना के लगा रहे होते हैं ना। आई थिंक इसमें बहुत सारे रोल हमारा थैंक्स टू द मॉर्निंग शोज़ का भी है, लेकिन बहरहाल ये तो हम सबका ही फ़र्ज़ है कि हम अपने अपने तौर पे अपनी अपनी तरह से अपनी सेफ्टी का, ख़ास तौर पे जब हम स्किन की बात करते हैं तो ये इतनी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि स्किन को हमने बहुत ज़्यादा लाइट लिया होता है। हम समझते हैं कि जितना कुछ हम स्किन के साथ कर लें बस इसका तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन हकीकत बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हकीकत इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। आप जितना कुछ ट्रॉमा अपनी स्किन को देते हैं उतनी ज़्यादा आपकी स्किन डैमेज होती है और उसके बाद फिर आपको साइकोलॉजिकल ट्रॉमा भी हो जाता है। सो इतनी सारी मिसकंसेप्शंस को एड्रेस करने के लिए मैंने सोचा कि मैं अपने पॉडकास्ट के ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत सी डर्मेटोलॉजिस्ट को इनवाइट करूं और उनसे पूछूं कि भाई क्या सारे डर्मेटोलॉजिस्ट खूबसूरत होते हैं या फिर ये उस अक्लमंदी का राज है कि डर्मेटोलॉजिस्ट जो हैं वो अपनी स्किन के ऊपर टोटकाज नहीं करते बल्कि जो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन होती है उससे अपनी स्किन को ट्रीट करते हैं। सो वेलकम करते हैं मेरी मोस्ट फेवरेट डॉक्टर रुखसाना तारिक। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं डॉक्टर आयशा? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर साहब सारे डर्मेटोलॉजिस्ट खूबसूरत होते हैं? आप अपने आप को देख लीजिए। इट्स जस्ट गुड जीन्स। नहीं, ऐसा नहीं होता कि सारे खूबसूरत होते हैं, लेकिन ये कि जो डर्मेटोलॉजिस्ट होता है वो मेरा ख्याल है कि वो ये जो ब्यूटी क्रीम्स हैं ये कितनी ज़्यादा हार्मफुल हैं। गोरा करने वाली क्रीम है और ख़ास तौर पे वो क्रीम जो कि आपको 5 दिन में गोरा कर देती है, कितनी ख़तरनाक है। डॉक्टर आयशा, ये आपका क्वेश्चन इतना खूबसूरत क्वेश्चन है और इस चीज़ को हम एड्रेस पता नहीं सालों से कर रहे हैं, लेकिन अब तक ये एड्रेस नहीं हुआ। यानी मैं जब अपनी फील्ड में आई हूँ तब से मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि लड़कियां जो हैं वो ओवर द काउंटर जाके पता नहीं कौन कौन सी क्रीम्स लेके और गोरा होने के लिए कर रही होती हैं कोशिश, और वो आज भी उसी तरह से चल रहा है चाहे कितनी हमने अवेयरनेस दे दी। और ये इतनी डैमेजिंग होती है, इतनी डैमेजिंग होती। ठीक है, कंपैरेटिवली अवेयरनेस आ गई है कि अब लोग इतना ज़्यादा नहीं करते, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं या तो वो 5 चीज़ों का मिक्सचर बना लेते हैं जिसमें फिर स्टेरॉइड भी होती है, मर्क्यूरी वाली भी कोई क्रीम होती है, तो ये आपकी स्किन को पूरी तरह से डैमेज करती है। अच्छा, जैसे ज़माना मॉडर्न हो गया ना डॉक्टर साहब, ये ब्यूटी क्रीम्स के स्कैम भी बड़े मॉडर्न हो गए हैं। अब इसके ऊपर आपको वो गोरा करने वाली बोल के नहीं बेचते, वो कहते हैं जी हर्बल की क्रीम। हाँ। फिर उसके साथ कुछ मेडिकेटेड क्रीम्स भी हैं, बहुत सारी एस्नीज हैं, मैं नाम तो नहीं लूँगी, वो हैं तो मेडिकेटेड, लिख तो डॉक्टर रहा है,
लेकिन फिर भी वो आपकी जल्द को पतला कर रहा है, तो कैसे पता चले कि जो आप क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें स्टेरॉइड शामिल है या नहीं है? एक घर बैठे बंदे को कैसे आइडिया हो? घर बैठे बंदे को इसी तरह से आइडिया हो सकता है कि जब वो चाहे वो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके ही ट्रीटमेंट ले रहा है या मेडिकल स्टोर से उसने परचेज किया, तो उसको इंग्रेडिएंट जरूर देखने चाहिए। इंग्रेडिएंट भी तो कुछ और लिखे होते हैं ना, अगर क्रीम्स अगर के पीछे होता कुछ है, अंदर कुछ और होता है। हाँ, ये आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया है कि ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज इस तरह भी अब कर रही हैं, जी। लेकिन ये कि फिर पेशेंट को भी थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा और उसको समझना पड़ेगा कि अगर वो कोई एक क्रीम, चाहे वो वाइटनिंग की क्रीम है, वो लेकर आया है और उसको इंग्रेडिएंट्स में लग रहा है कि स्टेरॉइड नहीं है, मर्क्यूरी नहीं है, उसने लगाना भी शुरू कर दिया, लेकिन ये हुआ कि फिर बाल निकलना कुछ दिनों के बाद उसको फील हुआ कि मेरे चेहरे पे बाल निकल आए, या मेरी स्किन जो है वो खराब होना शुरू हुई है, एक्नी निकल आई है, या मेरे चेहरे पे जो है कुछ स्पॉट्स आ गए, हालांकि मैं वाइटनिंग के लिए यूज कर रही हूँ, लेकिन मेरे चेहरे पे कुछ स्पॉट्स आ गए हैं, तो उसको ये चीज कंसिडर करनी चाहिए और उसको ये सोचना चाहिए कि इसका मतलब है कि ये क्रीम सही नहीं है। तो अगर वो दोबारा से उन्हीं डॉक्टर के पास जा सकता है तो उनसे जाके बात करनी चाहिए, अदरवाइज उनको वो चीज इस्तेमाल करना छोड़ देनी चाहिए। छोड़ देनी चाहिए। डॉक्टर क्या सेफ तरीका है वो लोग, क्योंकि मैं सिर्फ गोरा होने की बात नहीं कर रही, मैं एक्चुअली बहुत सारे लोगों के जेन्युइन कंसर्न्स भी होते हैं जिसमें आपको सन टैनिंग हो जाती है, कभी कभी कोई पिगमेंटेशन का पैच अपेयर होना स्टार्ट हो जाता है, तो सबसे पहली चीज़ ज़ाहिर है हम यही करते हैं कि हम टॉपिकल एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी और इसके साथ भी कौन से ऐसे सेफ तरीके हैं जिससे लोग अपने कलर कम्प्लेक्शन को बेहतर कर सकते हैं? उसके लिए ये है कि प्रॉपरली उनको अपनी स्किन का ख्याल करना है कि हाइड्रेट करनी है स्किन को, ठीक है, प्रॉपर स्लीप लेनी है, प्रॉपर उनकी डाइट होनी चाहिए, बैलेंस डाइट होनी चाहिए, ये नहीं कि हर तरह का जंक फूड खा रहे हैं, ये सब चीज़ें खा रहे हैं, प्रॉपर फ्रूट्स होने चाहिए, वेजिटेबल्स होने चाहिए अपनी डाइट में, और स्लीप बहुत अच्छी होनी चाहिए, पानी ज़्यादा पीना चाहिए, अपनी स्किन को जो है प्रॉपरली क्लींस करना चाहिए। रात को सोते वक्त बहुत से लोगों की आदत होती है कि विद मेकअप सो जाते हैं, कि मेकअप किया हुआ है वो 24 घंटे का और उसी मेकअप में सो जाते हैं, चाहे लेजीनेस की वजह से चाहे किसी वजह से, लेकिन ये कि मेकअप जरूर अपना क्लियर करना चाहिए, प्रॉपरली इसको क्लींस करके फिर मॉइस्चराइजर लगा के, अगर कोई नाइट क्रीम यूज कर रहे हैं जो कि प्रॉपरली रिकमेंडेड हो, ये नहीं कि ओवर द काउंटर ले ली और वो लगा ली, प्रॉपरली रिकमेंडेड कोई नाइट क्रीम हो वो लगा के, या कोई सीरम है वो लगा के फिर उनको सोना चाहिए। तो इस तरह से अपनी स्किन का अगर, और फिर धूप में जाते वक्त उनको सनस्क्रीन जरूर लगाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सनस्क्रीन की बहुत सारी मिथ्स हैं, हम आगे चल के उसको भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन ये कि पेशेंट जो है वो या लोग जो हैं वो सनस्क्रीन नहीं यूज करते हैं, तो वो भी बहुत जरूरी है। अपनी स्किन की प्रॉपर केयर में सनस्क्रीन का रोल भी बहुत है। सनस्क्रीन के बारे में तो बड़ा फेमस है, लोग अक्सर ये समझते हैं कि जी हम अच्छा सन ब्लॉक लगाएंगे तो हमें चेहरे को बार बार वॉश करना पड़ेगा। हाँ, ये भी एक कंसेप्शन है, मिसकंसेप्शन है कि हम चेहरे को बार बार धोना पड़ेगा। दूसरा, सन ब्लॉक लगाने से पता नहीं शायद कैंसर हो जाएगा। यस, बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने मिथ बताया कि बिल्कुल ये है, लोगों के पास ये कॉन्सेप्ट है, ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं, स्पेशली जो मदर्स जब अपनी यंग बच्चियों को लेकर आती हैं तो उनको ये बड़ी शिकायत होती है कि बच्चियों ने जो है सनस्क्रीन लगाना शुरू कर दिया जो आगे चल के स्किन कैंसर करता है। फिर उनको हमें क्लियर करना पड़ता है कि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि आप अगर सनस्क्रीन नहीं लगा रहे हैं तब आपको स्किन कैंसर होगा, क्योंकि आप यूवी लाइट के बिल्कुल डायरेक्ट आ जाते हैं और आपके ऊपर उन रेज का डायरेक्ट असर होता है, तो उससे कैंसर होता है। सनस्क्रीन लगाने से कैंसर नहीं होता है। और सेकेंडली ये कि इस सनस्क्रीन लगाने का मतलब ये नहीं है कि आप एक मर्तबा आपने लगाया पूरे दिन के लिए आप जो है वो बस कि अब मैंने सनस्क्रीन लगा लिया, अब चाहे मैं कितना भी धूप में जाऊं तो अब ये सनस्क्रीन नहीं उतरेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वाटर प्रूफ होते हैं लेकिन वो 100% नहीं होते हैं ना 2 घंटे जी, के बाद बिल्कुल। तो हर 2 घंटे पे आपको सनस्क्रीन जरूर रिपीट करना चाहिए, और अगर आपने चेहरा वॉश कर लिया तब तो जरूर ही करना है। अदरवाइज आप अगर स्विमिंग पूल वगैरह में जा रहे हैं या कहीं ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पानी का इस्तेमाल हो रहा है तो आपको सनस्क्रीन दोबारा से अप्लाई करना है। 2 to 3 आवर्स के बाद आपको जरूर अप्लाई करना है। मेहनत कौन करेगा? लेकिन करनी चाहिए। लोगों को अवेयरनेस जब हो गई है कि अगर अपनी स्किन को अच्छा रखना है, अपनी स्किन की केयर करना शुरू कर रहे हैं। ग्लूटाथियोन इंजेक्शंस, हाँ, ग्लूटाथियोन
यस, बिल्कुल सेफ है। देखिए ग्लूटाथायोन तो हमारी अपनी बॉडी का एक एंटीऑक्सीडेंट है, एक नेचुरल किंग ऑफ हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट। किंग ऑफ मदर ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। यस ठीक है ना, तो वो तो हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है यस, और वो हमारे सेल्स को डैमेज होने से बचाता है, डिफेंड बहुत करता है। अच्छी बात ठीक की। है ना, डिफेंड करता है, तो वो तो बहुत अच्छी चीज है। लेकिन वही है कि मिसकॉन्सेप्ट कि ग्लूटाथायोन के इंजेक्शन, जो वाइटनिंग के इंजेक्शन हम लगाएंगे तो आगे चल के हमारी किडनीज खराब हो जाएंगी, हमारे लिवर खराब हो जाएंगे, तो ये बिल्कुल मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है। ग्लूटाथायोन जो हम बाहर से देते हैं तो आपका अपना नेचुरल तो है ही, थोड़ा सा हम बाहर से आपको दे देते हैं तो उससे ये फायदा होता है कि आपकी स्किन और ज्यादा ब्राइट हो जाती है, रेडिएंट लुक आ जाता है, आपकी रिंकल्स वगैरह कम होना शुरू हो जाती है, और जो एक प्रीमेच्योर एजिंग होती है ना वो खत्म हो जाती है और स्किन में एक फाइन सा ग्लो आ जाता है बस। लेकिन वही है कि एक मिथ है तो उसको क्लियर करना बहुत जरूरी है कि ऐसा नहीं है कि बल्कि जो ग्लूटाथायोन से ब्यूटी क्रीम्स आप लगा रहे हैं उसके बहुत सारे नुकसानात हैं, और ग्लूटाथियोन एज कम्पेयर टू ब्यूटी क्रीम तो बिल्कुल बहुत सेफ ही है। अच्छा है, बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरीके से डॉक्टर साहब एक और मिसकंसेप्शंस हैं एक्ने के बारे में। जो लोगों को एक्ने होती है तो वो ये समझते हैं कि शायद अगर हम, मैंने देखा लोग 12-12 महीने आइसोट्रेटिनोन खिलाते हैं, तो केमिकल पील्स के ऑप्शंस हैं, कार्बन लेजर्स हैं, व्हाई नॉट? ये देखें, अब मेरा ख्याल है कि आइसोट्रेटिनोइन जो है घर में बैठ के पेशेंट नहीं यूज कर रहा होता। कोई भी बच्ची जो है जो मेरे पास आती है ओपीडी में, वो कभी आके मुझे ये नहीं कहती है कि मैंने ओवर द काउंटर ये दवाई ले ली आइसोट्रेटिनोइन। एंटीबायोटिक्स वो ले लेते हैं, लगाने वाली ट्यूब्स ले लेते हैं, फेस वॉश ले लेते हैं, वो सब चीजें लेते हैं, लेकिन आइसोट्रेटिनोइन एक डॉक्टर ही दे रहा होता है। अब चाहे वो क्वैक हो, कोई जीपी हो, वो मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन वो देता एक डॉक्टर ही है। ठीक है, तो फिर और जिगर का टेस्ट भी नहीं करवाते? नहीं, वो कुछ भी नहीं करवाते, कोई उनके पास बेसलाइन नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता, और डायरेक्टली वो आइसोट्रेटिनोइन पे डाल देते हैं और फिर पेशेंट को पूरा एडवाइस भी नहीं करते हैं, पूरा गाइड नहीं करते हैं कि उसको कितने दिन तक लेनी है। तो कुछ तो पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने जो प्रिस्क्रिप्शन लेकर आते हैं कि डॉक्टर ने कहा कि ये 15 दिन यूज करना फिर बंद कर देना, तो आइसोट्रेटिनोइन इज नॉट फॉर 15 दिन। Exactly. वो तो पूरा उसका 16 वीक्स का कोर्स है जो उसको करना है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आते हैं और कहते हैं कि मैं तो 8 महीने से ले रही हूँ, बिल्कुल, और मेरी तो स्किन ही अच्छी नहीं हुई। तो यानी आइसोट्रेटिनोइन का भी बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है। गलत इस्तेमाल किसी भी दवा का गलत रिजल्ट्स दे सकता है। बिल्कुल देता है, बिल्कुल, और देता है। आइसोट्रेटिनोइन से भी साइड इफेक्ट्स होते हैं, स्किन की पीलिंग हो जाती है, स्किन रेड हो जाती है, सन को वो बिल्कुल सन को बेयर ही नहीं कर सकते। जैसे ही वो उनका सन एक्सपोजर होता है उनकी स्किन बिल्कुल खराब हो जाती है और हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है। तो आइसोट्रेटिनोइन के भी अपने साइड इफेक्ट्स हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर विदाउट लिवर फंक्शंस और विदाउट पेशेंट की गाइडेंस, यानी मैरिड वुमेन को आप दे रहे हैं, आपने उसका कोई कंसेंट नहीं लिया, जिसकी शादी होने वाली है, आपने उसको बताया नहीं है कि तुमने कितने दिन लेनी है और तुमने अपनी शादी से कितने दिन पहले छोड़नी है इस दवाई को, तो ये बहुत बड़ा एक ब्लंडर है जो हमारे यहाँ हो रहा है। हम अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करते हैं कि हम पेशेंट को एडवाइस करें। मैं तो कभी भी कोई अगर मैरिड पेशेंट आता है तो मैं उसको जब तक के उसके हस्बैंड के साथ बैठ के काउंसलिंग नहीं करती हूँ तो मैं नहीं देती हूँ। और जो यंग गर्ल्स आती हैं वो कहती हैं कि हमारी शादी होने वाली होती है, अगर उनकी मदर साथ होती है या पेशेंट खुद होती है तो मैं पहले पूछती हूँ कि कितने दिन बाद शादी होने वाली है। अगर फौरन मतलब बताते हैं कि अगले महीने या 2 महीने बाद, तो फिर मैं कभी भी आइसोट्रेटिनोइन नहीं देती हूँ। मैं उनको फिर एंटीबायोटिक या लोकल या जो भी, और फिर उनको समझा देती हूँ। और फिर केमिकल, फिर हम उस पे जाते हैं कि अगर कोई पेशेंट है वो कहता है कि नहीं मेरा तो अभी इतना टाइम ही नहीं है कि मैं ये दवाइयाँ, फेस वॉश और ये तो पता नहीं कब जाके ठीक हो, फिर हम उनको कार्बन लेजर की तरफ लेकर आते हैं, पीआरपी की तरफ लेकर आते हैं। और अगर स्कारिंग वगैरह ऑलरेडी हो चुकी होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड फ्रैक्शनल लेजर जो है उसके लिए एडवाइस करते हैं। और इसी तरह हम कोई सीरम्स बताते हैं। एक्ने भी एक प्रॉब्लम ये भी देखने में आया कि एक तरफ तो एक्ने का इलाज करा रहे होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ बाहर का खाना, फ्राइड आइटम, सब चीज़ें चल रही होती हैं। तो एक्ने के बारे में थोड़ा सा बताइए कि एक्ने के जो पेशेंट्स हैं उनको दवाइयों के साथ साथ क्या और प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? बिल्कुल, ये हम जब हमारे पास एक्ने का पेशेंट आता है तो हम उनको बिल्कुल इसी तरह से गाइड करते हैं। पूरी मैं तो काउंसलिंग करती हूँ कि आपने ये चीज़ें खानी है, लाइक ऑयली फूड्स हैं उनको कोशिश करके जितना अवॉइड कर सको। अगर बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स भी होती हैं तो आप हफ्ते में 1 दिन खा लो, कोशिश करके कोई ऑयली चीज़ अपने फेस पे नहीं लगाओ, सन एक्सपोजर आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सन ब्लॉक प्रॉपर वाला सन ब्लॉक होना चाहिए।
ऑयल बेस्ड मेकअप, ऑयल बेस्ड लोग जो चाहिए। है वो ऑयल बेस्ड यूज कर लेते हैं, तो वो हम बताते हैं कि वाटर बेस्ड होना चाहिए, और ऑयली फूड्स के लिए उनको पूरी तरह से गाइड करते हैं। और कुछ हमने देखे हैं कि कुछ लोगों को मीठा खाने से एक्नी निकल आती है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो वो हम फिर आम खाने से सबसे ज्यादा एक्ने निकलती है। मीठा खाने से पेशेंट आता है, जी। कंप्लेन भी करता है, आम का नाम नहीं चॉकलेट्स, लेता है, चॉकलेट्स, कैफीन, यस, यस, चॉकलेट्स के लिए कहा जाता है। और यानी पेशेंट खुद भी आके, उनकी मदर कंप्लेन करती है कि चॉकलेट्स हाँ, बहुत खाती है, फिर उसका एक एक्नी जो है पॉपअप हुआ जी होता है। बिल्कुल। तो चॉकलेट्स के लिए हम एडवाइस करते हैं। मैंगो के लिए कोई खुद से नहीं कहता है कि डॉक्टर को मैंगो हम से वो खुद ही निकलता है, बताते लेकिन हैं, exactly। लेकिन मीठे से जरूर होता है, तो हम फिर वो उसके लिए भी थोड़ा सा उनको समझाते हैं कि मीठा अगर आपने खाना भी है तो प्रॉपरली, ऐसे नहीं कि आप रोजाना आम खा रहे हैं या बेसिकली इन बातों को करने का मकसद ये है कि हम डेली बेसिस पे एक पेशेंट्स को जब हम देख रहे होते हैं तो एक चैलेंज होता है, और वो ये होता है कि पेशेंट एक्सपेक्ट करता है कि फ़लाँ क्लिनिक में डील लगी हुई थी और उसमें मैं अपने एक्नी का ट्रीटमेंट कराने गया और बस मैंने कहा 4 सेशंस करा लूँगा और एक्नी चली जाएगी। तो ऐसा नहीं होता। एक्नी के लिए आपको प्रॉपर डॉक्टर को दिखाना होता है, सिर्फ डीलों से एक्नी ट्रीट नहीं होती। एक्नी के मल्टीपल रीजंस होते हैं। एक्नी के अंदर आपका डाइट भी ठीक करना होता है, आपका लाइफस्टाइल भी ठीक करना होता है, फिर आपकी स्किन टाइप देखकर फिर उसके मुताबिक हमें एक्नी को ट्रीट करना होता है। तो इसीलिए हम ये सारी बातें कर रहे हैं ताकि आम लोग जो हैं वो इन चीज़ों को समझ जाएं। डॉक्टर साहब डील्स भी तो लगाते हैं ना हाँ क्लिनिक्स के बिल्कुल, ऊपर। बिल्कुल हर आप क्लिनिक। इसके अगेंस्ट हैं या फेवर में? मैं इसके अगेंस्ट इस तरह से भी नहीं हूँ कि इस तरह से जो नॉन अफोर्डिंग पेशेंट होता है उसको थोड़ा सा नहीं फायदा हो डील इन अ जाता है। सेंस कि वो विदाउट कंसल्टेशन। हाँ नहीं, विदाउट कंसल्टेशन तो बिल्कुल भी नहीं एक्नी का होना चाहिए। इलाज 4 सेशन में, हाँ क्या ये जायज़ है? नहीं, ऐसे नहीं है, 4 सेशन में तो एक्नी कभी ठीक हो ही नहीं सकती। वैसे सबसे बड़ी मतलब बात तो ये, मिसाल के तौर पे ठीक कितने है, भी सेशंस हो, हाँ। क्या ये जायज़ है? क्या मेडिकल एथिक्स इस चीज़ को अलाउ करती है कि एक बीमारी के अंदर आप एडवर्टाइज करें कि जी ये बीमारी इस लेज़र से इतने दिनों में ठीक हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसे करना भी नहीं चाहिए, एथिक्स भी नहीं है, और प्रॉपर कंसल्टेशन ज़रूर होनी चाहिए। कंसल्टेशन चाहे ट्रीटमेंट की आपने डील लगा ली है कि मैं 4 पीआरपी दे रही हूँ या कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र दे रही हूँ या कुछ, यानी जो भी क्लिनिक्स दे रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन ये कहना कि विदाउट कंसल्टेशन डॉक्टर से मिले ही नहीं है और अच्छा, वो मैं तो पीआरपी। खैर इसकी भी अगेंस्ट हूँ डॉक्टर साहबा। खुल के बात करूँ तो एक पेशेंट जिसको आप 4 चीज़ों का पैकेज दे रहे हैं विदाउट कंसल्टेशन, हाँ, अरे without। आप बाउंड हो गए, आपने उसको देनी है। अब उसको ज़रूरत है 4 की, 6 की, नहीं है, आपने उसको देनी है। क्योंकि मेरे पास ऐसे पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं हमने कहीं से जी 10 सेशंस का पैकेज बाय किया। क्या वो अच्छा, 10 सेशन आपकी ज़रूरत थी? थी या नहीं थी? भले आप 50% ऑफ पे ले रहे हो, 70% ऑफ पे ले रहे हो, ठीक है। अगर वो आपको ज़रूरत नहीं है तो बेसिकली मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं इस चीज़ के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। आई थिंक पहले कंसल्टेशन होनी चाहिए। हाँ, कंसल्टेशन के बाद आप कस्टमर्स डिस्काउंट ऑफर कर दें अपने हाँ, पेशेंट। कि डील्स अगर हैं भी तो हाँ। कंसल्टेशन जरूरी है। हाँ। और वो फिर डॉक्टर जो कंसल्टेशन दे रहा है, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट है या एस्थेटिक फिजिशियन है, जो कोई है, वो देखेगा, वो बताएगा कि आपको 3 सिटिंग की जरूरत है या आपको 6 सिटिंग की जरूरत है। तो आप डील अगर ले रहे हो 10 सिटिंग की जबकि आपको जरूरत ही नहीं है, एग्जैक्टली, तो फिर दैट इज रॉन्ग। तो बिल्कुल। ये नहीं करना चाहिए। चाहे कहीं पे अगर डील्स लगी हुई भी हैं तो पहले कंसल्टेशन जरूरी है। कंसल्टेशन और ये ज़रूरी आपका है। कहना बिल्कुल ठीक है, डील्स के बजाय आप डिस्काउंट देते हैं, बिल्कुल। दैट इज मोर बेनिफिशियल, कि पेशेंट को उससे फायदा होता है। और पेशेंट अगर आप अपने अगर पेज पे लगाना भी चाहते हैं तो आप ये लगाएं कि हमारे पास डिस्काउंटेड रेट चल रहा है या 50% डिस्काउंट चल रहा है। आप ये ना लगाएं कि हमारे पास 3 पीआरपी की डील है या 6 पीआरपी की डील है, वो गलत चीज है, वो नहीं होना चाहिए। अच्छा और डॉक्टर विद साहब, प्रॉपर ये जो कंसल्टेशन। लेज़र हेयर रिमूवल है, लेज़र हेयर रिमूवल के बारे में थोड़ा कुछ बताइएगा कि जो हर तरह की डिवाइस मार्केट में है, हर गली के एक कॉर्नर पे एक लेज़र की डिवाइस है, यू नो, और फिर एक्चुअली होता है क्या है कि पेशेंट सफ़र करता है। वो 20 सेशन, वो 25 सेशंस करा कर भी आ जाता है तो वो समझता है कि शायद लेज़र हेयर रिमूवल से बाल तो जाते ही नहीं है, इसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है क्योंकि हमने 20 सेशंस ले लिए, हमने 25 सेशंस ले लिए, नो रिजल्ट्स। क्या कहना चाहते हैं आप इसके मैं इसके बारे में पहले तो आपको ये कि बता दूं कि गली गली में जो दुकान खुली हुई है वो तो खुली हुई है, लोगों के घरों में भी दुकानें खुली हुई हैं। सीरियसली? यस, जो हैंडी आईपीएल मशीन है ना वो लोगों के घरों में है। यस। जो ट्रेंड स्टाफ किसी भी क्लिनिक से, मैं किसी क्लिनिक का नाम नहीं लूंगी, मुझे बहुत से पता है, लेकिन मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन ऐसे हैं
कि जो ट्रेंड स्टाफ जो है वो अपने घर में एक छोटी सी आईपीएल रख लेता है और फिर वो उसको तो वो तो खराब ही होना है ना फिर। तो फिर वो आके जो ओरिजिनल मशीन होती है जो आपको लेजर हेयर रिमूवल के रिजल्ट्स दे रही है वो कहाँ से मिलेंगे। अच्छा बात। पहले ये होता था ना कि आईपीएल ही मार्केट में तो आई थी, शुरू में आईपीएल ही आई इंटेंस थी, पल्स लाइट है ना, इंटेंस पल्स जो डाई लेजर है वही आई थी पहले। लेकिन ये कि उसके रिजल्ट हमारी एशियन स्किन पे नहीं मिले नहीं थे, है, नहीं मिले ना। फिर उसके बाद क्यू स्विच डाई, एनडी एग आई और अब जाके सुप्रानो आई जी। है। तो यानी वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजी ने तो जरूर यानी आगे अपग्रेड किया, अपग्रेड हो गया, लेकिन लोग जो है ना अभी तक आईपीएल पे ही बैठे हुए हैं। और वो क्योंकि वो अब 2000 में भी हो रही है, 1000 में भी हो रही है, और जो घरों में कर रहे हैं वो तो 500 में भी कर रहे हैं, और इतने कम पैसों में। तो लोगों को लगता है कि चलो जब हमारे पड़ोस में ही किसी के पास है तो हम उससे बोरो कर लेते हैं या उसको 500 दे के और हम अपनी। अच्छा इसमें दो चीज़ है ना, एक तो आईपीएल की जो प्री सेट एनर्जी है, जाहिर है वो हर किसी की स्किन के मुताबिक चेंज नहीं हो रही, बिल्कुल। जबकि एक लेज़र हेयर रिमूवल जब हम करते हैं तो हर किसी की टाइप ऑफ स्किन, टाइप ऑफ हेयर टेक्सचर, उसके मुताबिक उसकी एनर्जीज चेंज होती हैं। फिर दूसरा वो आईपीएल हैंड पीस जो कि पता नहीं डिसइंफेक्ट हुआ है नहीं हुआ है, एक को एक्ने है, दूसरे को यूज़ किया तो उसको भी लग गया, एक को फंगल इन्फेक्शन था उसको भी हो गया। कितना डेंजरस है ये, बहुत ही डेंजरस है। और आईपीएल भी, एक तो आपने बताया कि इन्फेक्शन, इसके अलावा भी आप देखें तो आईपीएल की जो एनर्जी है, जूल्स हैं, वो हर किसी को तो नहीं पता। एक जो लेमैन है जो अपने घर में आईपीएल लेके बैठा हुआ है उसको तो नहीं पता कि उसको किसी की स्किन पे कितने शॉट्स देने हैं और उसकी एनर्जी क्या रखनी है। तो जाहिर है जो एक ट्रेंड स्टाफ होता है, जो प्रोफेशनल स्टाफ होता है, वही ये सब चीजें कर सकते हैं, चाहे वो उसके लिए सुप्रानो हो चाहे उसके लिए आईपीएल हो। लेकिन ये कि ट्रेंड स्टाफ, जो फेक डिवाइसेस होती हैं स्किन को कैसे खराब करती हैं? अगर कोई पेशेंट लेजर हेयर रिमूवल के लिए आया है तो क्या क्या नुकसान कर सकती है? उसमें जो है सबसे पहले तो उसके बर्न्स हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने एनर्जी ज्यादा दी हुई होती है, जबकि उस पेशेंट को इतनी जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो उसको लगता है कि ये बाल, चलो उसने 2 सिटिंग्स ले ली हैं, उसका बाल नहीं गया तो मैं उसकी एनर्जी बढ़ा देता हूँ। वो ये नहीं देखता कि बाल गया क्यों नहीं है। ठीक है ना, तो वो एनर्जी बढ़ा देता है। वो पैराडॉक्सिकल इंपैक्ट्स भी आते हैं, बिल्कुल आते हैं, और वो बर्न हो जाती है स्किन, उसमें फिर ब्लिस्टर्स बन जाते हैं, हाइपर पिगमेंटेशन होती है, बहुत से ज्यादा बाल मोटा हो जाता है। बाल बिल्कुल, बाल तो मोटा होता ही होता है पहले से ज्यादा। वो तो साइड इफेक्ट नहीं है, वो तो उसका नॉर्मल आईपीएल का नॉर्मल इफेक्ट ही ये है कि बालों का टेक्सचर बहुत थिक हो जाता है, ग्रोथ। नहीं मैं चाइनीज ग्रेड लेजर्स की बात कर रही हूँ। अच्छा वो वाले, हाँ, उसमें भी जो है वो बालों की ग्रोथ भी बढ़ जाती है और वो थिक भी हो जाता है। तो यानी बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं जो ये फेक मशीनें यूज हो रही है ना, उनके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स तो हैं। अगर हम लेके बैठेंगे तो मेरा ख्याल है ये टॉपिक यहीं नेवर एंडिंग कवर हो जाएगा। और आप अगर मेरे साथ बैठेंगे ना तो वही बात है कि जितना आप मुझसे पूछती जाएंगी ना वो मैं आपको बताती जाऊंगी कि मेरी ऑब्जर्वेशन में क्या क्या आता है और किस किस तरह से लोग। कभी ऐसा केस आया आपके पास जहां आपको लगे कि आपको हंसी भी आ रही है और गुस्सा भी आ रहा हो? बहुत सारे हैं, बताएं ना, शेयर करें। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं। मतलब एक तो यही एक्नी वाली जो एक मिथ बनी हुई है, भाई ये तो प्यूबर्टी के दाने हैं, ये तो मतलब यानी जो मदर साथ आ रही होती है वो ये कहती है कि मैं तो इसको बता बता के थक गई हूँ कि ये तो प्यूबर्टी के दाने हैं, ये तो निकलते हैं, सबको ही निकलते हैं, मुझे भी निकले थे फिर चले गए, तो इसको भी निकले हैं तो मैं इसको ये समझा रही हूँ। तो इस पे मुझे बड़ा एक हंसी भी आती है और रोना भी आता है कि मतलब यानी वही पुरानी वाली मिथ अभी तक लोगों के जहन में कि एक्नी के दाने हैं, प्यूबर्टी के दाने हैं, तो ये तो सबको निकलते हैं, तो मेरी बच्ची को भी निकले और टाइम से चले जाएंगे। दूसरे ये जो हेयर्स हैं तो उसके लिए बहुत से लोग घबराते हैं कि ये लेजर करवाएंगे, और नहीं भाई लेजर तो नहीं करवाना। बच्चियों की पर्सनालिटी डिस्ट्रॉय की हुई होती है, बच्चा का कॉन्फिडेंस किल हो रहा है, वो बाल लेके फिर रहा है, बच्चा मुंह छुपा रहा है, माँ कह रही है नहीं लेजर नहीं करवाना क्योंकि इससे कैंसर हो जाएगा। अब मैं भी मतलब यानी जब से इस फील्ड में लेजर आया है और हम कर रहे हैं और यही चीजें समझा रहे हैं कि भाई लेजर से बेहतर है, ये लेजर है रिमूवल। यस ऑफ कोर्स, वैक्सिंग से तो बाल इतना खराब हो जाता है और हर दूसरे दिन एक बाल निकला हुआ होता है। जो आजकल सिंगल ब्लेड वाले डर्माप्लेन, उससे भी यही होता है
कि वो क्या करता है रेजर है ना basically। हाँ रेजर है वो, बेसिकली रेजर है वो, सिर्फ जो आपका बाल नजर आ रहा है ना उसको निकाल रहा है। हेयर फॉलिकल पे तो वो जा ही नहीं रहा ना, जा कैसे सकता है। एक रेजर जो आप सिर्फ स्किन के ऊपर यूज कर रहे हैं तो वो अंदर बाल के हेयर फॉलिकल पे जाएगा ही कैसे। तो हमारी जो लेजर मशीन होती है वो तो जाके हेयर फॉलिकल को टच करती है ना। और फिर जब पेशेंट आता है उसको ये लगता है कि मुझे लेजर हेयर रिमूवल करवाने से स्किन कैंसर हो जाएगा, तो मैं उनको यही चीज समझाती हूँ कि भाई ये जो लेजर डिवाइस है, जो लेजर मशीन है, उसका जो प्रोब है, उसको आसपास की किसी चीज की समझ ही नहीं है। वो तो सिर्फ अपने टारगेट उसका जो है वो बाल ही है और वो उसी को जानता है। उसके आसपास क्या क्या चीजें पड़ी हुई हैं उसको कोई मतलब ही नहीं होता, कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ यस बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही लफ्ज यूज किया कि उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है कि आपके आसपास ऊपर नीचे क्या पड़ा हुआ है। वो अपना काम सिर्फ हेयर पे करता है और बाहर निकल आता है। बिल्कुल। और यही चीजें मैं समझाती रहती हूँ, अब तक समझा रही हूँ। अब तक मुझे नहीं लगता है कि इतनी लोगों को समझ आई है। अभी भी वही बात है कि लेजर से जो है कैंसर होता है, ग्लूटाथायोन से भी कैंसर होता है, यानी आईवी ड्रिप से, और लेजर से भी कैंसर होता है। और ये मिथ सब पता नहीं, जो आजकल टिकटॉक्स पे वायरल होम रेमेडीज आई हुई हैं। देखिए टिकटॉक पे सिर्फ स्किन की होम रेमेडीज पे मैं खफा नहीं हूँ, मैं और भी बहुत सारी चीजों से खफा हूँ। वो तो है ना, आई एग्रीड विद यू, मैं आपके साथ खड़ी हूँ। ठीक है ना। लेकिन ये कि स्किन पे वो लीमू लगा लो तो उससे हाइपर पिगमेंटेशन खत्म हो जाती है। तो मतलब मुझे ये लगता है कि जब बाजार में इतने अच्छे विटामिन सी के सीरम अवेलेबल हैं जो बिल्कुल यानी टारगेटेड हैं, उसमें पता है कि कितना विटामिन सी है, कितना आपकी स्किन के लिए जरूरी है, एक प्रोसेस से होके गुजर के वो आया हुआ है, उस एसिड को उन्होंने उसके पीएच को बैलेंस किया हुआ है, वो आपके स्किन को एलर्जी नहीं कर सकता, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस नहीं कर सकता, फिर भी लेमन लगाना, फिर भी लेमन। और लेमन का पीएच एसिडिक पीएच है वो, तो वो जब स्किन पे लगाएंगे तो स्किन जलेगी ना। ये तो वो बात हो गई कि मोबाइल फोन्स के दौर में भी आप जो है वो घर में सिर्फ कह लीजिए घर में सिर्फ टेलीफोन रखेंगे क्योंकि मोबाइल फोन, अच्छा ये कोई नहीं बोलता, हाँ। ये कोई नहीं बोलता कि मोबाइल फोन की जो रेज जो हम तकिए के नीचे रख के सो रहे हैं, जो हम हाथ में लेके फिर रहे हैं, इसके साइड इफेक्ट्स हैं, हाँ। ये कोई नहीं बोलता, बिल्कुल सही कह रही हैं। तो आप मोबाइल फोन सब हटा दें और घर में सिर्फ एक टेलीफोन लगाएं और बोले जी साइड इफेक्ट है। हाँ नहीं तो लेमन को तो मैं तो मतलब यानी हाँ अगर लगाना भी है तो उसको डाइल्यूट करके जी डाइल्यूट करके लगाएं। उसके अलावा क्या क्या आया हुआ है डॉक्टर साहब टिकटॉक पर? जैसे टूथपेस्ट लगा लिया पिंपल्स पे, एक्नी का पिंपल आया, अरे टूथपेस्ट लगा लो। क्यों? वो इसलिए कि उसमें जो मेंथॉल होता है ना, वो सिर्फ जो आपका एक्नी का जो ब्लेमिशेस होते हैं ना, जो रेडनेस, वो उसको जो है वो टेम्परेली उसकी ब्लेमिशेस को थोड़ा सा कम कर देता है। तो लगता है कि क्रीम अवेलेबल है वो लगा लो। लेकिन अब वो वही बात है ना कि जाएं मेडिकल स्टोर से लें करें, तो वो घर में अवेलेबल है ना। तो अम्मा ने कह दिया, ये कह रही है। मैंने तो एक जगह ये भी देखा कि मेरी ओपीडी में एक पेशेंट आती है और मुझे कहती है कि कल मैं देख रही थी शो के ऊपर बैठ के, तो वो किसी ने कहा कि जी अदरक और लहसुन का पेस्ट बना के आप मुंह पे लगा लें, एंड शी डिड दैट, कैन यू इमेजिन। और उसके बाद जब वो आई तो आप सोचें पूरा कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हुआ होता है, दैट वाज हॉरिबल। हाँ Yes, I can imagine. अदरक लहसुन का पेस्ट कौन लगाता है? कौन लोग हैं? हाँ। ये बताते कौन लोग हैं? इवन देखिए ना आप, लहसुन का पेस्ट अगर आपको याद हो तो एलोपेशिया एरियाटा में कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस के लिए लहसुन का पेस्ट, और अगर आप उसको देखें कि उसका क्या मतलब यानी पैथोलॉजी क्या है उसकी और उसकी वर्किंग क्या है कैसे, तो वो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस करता है। जैसे हेयर फॉलिकल को वो इरिटेट करता है तो वो निकलता है। तो आप देखें ना कि जब वो एलोपेशिया एरियाटा पे कांटेक्ट करता है फिर बाल निकलता है, तो स्किन पे अगर लहसुन लगाएंगे तो वो इरिटेट ही करेगा ना। बिल्कुल, और वो भी जस्टिफाइबल नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अब ये बिल्कुल ऑब्सोलीट हो गई है। अब तो नहीं करते, अब तो नहीं करते, लेकिन उसके साथ स्कारिंग भी तो बनेगी। बिल्कुल, उसके साथ आपका पोर भी तो क्लोज हो रहा है ना, जो बालों पूरा इन्फेक्शन हो रहा होता है, पूरा इन्फेक्शन हो रहा होता है। आते हैं पेशेंट, सभी भी आते हैं, कम है कंपैरेटिवली, कम हो गई अब चीज पहले के मुकाबले में, कम हो गई। आप लोगों ने जिस जमाने में प्रैक्टिस शुरू की थी, उस जमाने में तो बहुत था, बहुत कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। ये लहसुन बहुत साल हो गए। कितने साल में डॉक्टर साहब? मैंने अपनी स्किन में प्रैक्टिस जो शुरू की थी 92 में। अच्छा, फिर उसके 92 में एज अ मेडिकल ऑफिसर शुरू की थी। और इंटरेस्ट इतना स्किन से कुछ था नहीं, लेकिन ये कि गवर्नमेंट जॉब थी
नहीं, आपने कहा मैं दिखने में खूबसूरत लगती हूँ, मैं डर्मेटोलॉजिस्ट बन गई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहा था, लेकिन ये था कि स्किन से ऐसा इतना कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मेडिकल ऑफिसर की जॉब थी, गवर्नमेंट जॉब थी, तो चले गए वहाँ पर, 92 में चले गए। फिर जो है वहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन का टेस्ट हुआ, तो फिर MCPS का टेस्ट दिया, और फिर वो बस वो शुक्र है अल्लाह का, मंजिल तय करते गए। आपने क्या नोटिस किया कि लोगों में क्या चेंज आया? आज से 30 साल पहले जो डर्मेटोलॉजी की प्रैक्टिस थी और आज के दौर में जो आपकी प्रैक्टिस है, जो पेशेंट्स आपके पास आते हैं, क्योंकि आपने तो पूरा एरा देखा है ना, क्या मॉडिफिकेशन क्या हुई इसके अंदर? अब मॉडिफिकेशन ये हो गई है कि लोग जो है घर बैठे अपनी स्किन को ट्रीट कर रहे हैं। करना चाहते हैं या कर रहे हैं? कर रहे हैं। और ये मैं ये नहीं कहूंगी कि पॉजिटिव मॉडिफिकेशन हुई है, नेगेटिव मॉडिफिकेशन ज्यादा है कि आजकल की बच्चियां, बच्चे, ये सारे जो हैं वो गूगल पे सर्च करते हैं, ठीक है, एक्नी के बारे में या कोई भी मिलाजमा या कुछ भी, और फिर वो घर बैठे वो ट्रीटमेंट ले रहे होते, मतलब यानी कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसको मैं नेगेटिव इम्पैक्ट कहती हूँ। पॉजिटिव मॉडिफिकेशन ये है कि लोगों को पता चल गया है कि एक्नी एक बीमारी है जो मुझे इलाज करवाना है, या मेरे चेहरे पे अगर पिगमेंटेशन आ रही है तो मुझे उसका इलाज करवाना है, झाइयाँ, ठीक है। और अगर मैं धूप में निकल रही हूँ तो मुझे सनस्क्रीन जरूर यूज करना है, मेरी स्किन वरना टैन हो जाएगी। मैं कहीं वाटर पार्क जा रही हूँ तो मुझे सन ब्लॉक जरूर लगाना है। तो मतलब ये एक पॉजिटिव मॉडिफिकेशन है। लेकिन नेगेटिव भी है कि घर बैठे ओवर द काउंटर, हमारे पास तो आपको पता है ना, कोई चेक एंड बैलेंस तो है नहीं। मेडिकल स्टोर पे गए, जाके बताया कि भाई वो दाना निकल आया ऐसे ऐसे, तो वो ले ली, ट्यूब ले ली, फेस वॉश ले लिया और घर में बैठ के वो ट्रीट कर लिया, या गूगल पे सर्च कर लिया कि एजेलिक एसिड इस तरह काम करता है। और कभी-कभी रॉन्ग एक्टिव्स का कॉम्बिनेशन भी लगा रहे होते हैं ना, बिल्कुल, रेटिनॉल भी लगा रहे हैं, तो एट द सेम टाइम विटामिन सी भी लगा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं बता रही हूँ ना कि गूगल से जो चीजें निकाल के कर रहे हैं, तो मैं एक तरफ कह रही हूँ कि लोगों को पता चल रहा है, तो पॉजिटिव मॉडिफिकेशन भी है, लेकिन नेगेटिव भी हो रही है कि अगर लोग पढ़ लिख गए हैं, अवेयरनेस आ गई है, तो पॉजिटिव भी हो गया, लेकिन उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी आ रहा है कि वो फिर ये भी लगा लेते हैं, वो भी लगा लेते हैं, और स्किन को एक्सफोलिएट बहुत ज्यादा करते हैं, ओवर एक्सफोलिएशन, यस, बहुत ज्यादा करते हैं कि भाई ये डेड स्किन है, तो इसी में जो है मेरी एक्नी निकलेगी या मेरी स्किन डल हो रही है, तो मैं इसको डेड के साथ आपकी हेल्दी स्किन भी वो भी निकल जाती है। exactly. तो यानी वो एक जेंटल एक्सफोलिएशन होती है जो हम खुद कहते हैं पेशेंट को कि करो आप, वीक में वंस या ट्वाइस करो, लेकिन लोग फिर उसको भी ओवर कर लेते हैं कि बहुत ज्यादा करते हैं, जेंटली नहीं करते हैं, तो फिर वो डेड स्किन के साथ वही कि नॉर्मल स्किन भी निकल जाती है। बिल्कुल। और फिर पोर्स भी ज्यादा हो जाते हैं। एक कंसेप्ट मुझे बताइएगा जो है कि हम ट्रीटमेंट्स करा रहे हैं तो हम स्किन केयर क्यों करें? मतलब मैं केमिकल पील करा रही हूँ तो मैं स्किन केयर क्यों करूँ? हाँ बिल्कुल, ये भी लोग कहते हैं जब हम उनको एडवाइस करते हैं कि भाई आपको PRP लेना है या केमिकल पील लेना है एक्नी के लिए, फिर हम उनको कहते हैं कि लेकिन ये के साथ में आपको क्लींजिंग भी करनी है और ये क्रीम भी लगानी है आपकी एक्नी के लिए, तो उनको फिर ये बहुत बुरा लगता है कि अच्छा मैं इस पे भी पैसे खर्च करूँ और मैं प्रोसीजर पे भी लगाऊं, तो वो भी उनको बहुत बुरा लगता है। लेकिन ये दोनों, देखें, आप डेंटिस्ट के जाते हैं अपने दांतों का इलाज कराने के लिए, तो क्या आप टूथब्रश करना छोड़ देंगे? हाँ नहीं ना, वही तो ना? कि दोनों चीजें जरूरी हैं कि मतलब यानी आपको अपनी स्किन की केयर तो करनी है, चाहे आप प्रोसीजर कराएं चाहे प्रोसीजर ना कराएं, स्किन केयर इज इम्पोर्टेंट। प्रोसीजर से ये होता है कि आपको एक थोड़ा जल्दी रिजल्ट मिल जाता है, ठीक है, डिसिप्लिन्ड हो जाता है। हाँ, और फिर वो रिजल्ट मिलने के बाद आप उसको मेंटेनेंस में अपनी स्किन की केयर करते रहे। तो ये फिर कुछ लोग समझ जाते हैं इस चीज को, और कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा ठीक है, फिर जो अभी आपने लिखी हैं जो ये फेस वॉश और ये सारी चीजें, तो अभी मैं ये यूज कर लेता हूँ या कर लेती हूँ 6 वीक्स तक या 4 वीक्स तक, फिर इसके बाद देखूंगी कि प्रोसीजर करवाना है या नहीं करवाना, तो ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, पिछले दिनों मैं एक इंस्टा पे स्क्रॉल कर रही थी तो मेरे सामने एक वीडियो पॉपअप हुआ और उसमें एक पाकिस्तानी हमारी एक एक्ट्रेस है, बहुत प्यारी सी एक्ट्रेस है, तो वो एक शो पे बैठ के कह रही थी कि मैं तो लोगों को एडवाइस करूंगी कि आप रात में भी स्किन पे सनब्लॉक लगा के सो जाएं। अब इस मैं भी स्पीचलेस हो गई थी वैसे। हाँ, मतलब ये कि मुझे इसका कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा कि जो कोई भी एक्ट्रेस थी उनका इससे मतलब क्या था। होस्ट को पहले तो ये पूछना चाहिए था आई गेस कि
इसका क्या फायदा है? अगर सनब्लॉक रात को लगाएंगे, सनब्लॉक होता किस लिए? UVA UVB से प्रोटेक्ट करता है ना, तो रात को तो UVA UVB नहीं होती है ना, तो फिर किस चीज से प्रोटेक्शन के लिए रात को लगाना है? तो ये पूछना चाहिए था उनको, ताकि पता चलता कि भाई इसका फायदा क्या है और नुकसान क्या है, नुकसान, वो भी हाँ वो भी, मतलब ये कि उसको थोड़ा सा और देखते कि ये जो भी एक्ट्रेस है उन्होंने ये बात कही क्यों है, तो उसको मालूम जरूर करना चाहिए। लेकिन मेरा नहीं ख्याल है, मैं अपने पेशेंट को ऐसा कोई एडवाइस नहीं करती हूँ और आज तक नहीं किया। और रात में आप जब सनब्लॉक लगा के सो जाएंगे तो आपका स्किन का रात का एक सेल टर्न ओवर एक नॉर्मल मैकेनिज्म है, आप उसको डिस्टर्ब कर देंगे ना, आप अपने पोर्स को ब्लॉक करके सो रहे हैं। बेसिकली सनब्लॉक का मतलब ये है, आप लोग नई गाड़ी लेते हैं ना, तो आप गाड़ी पे PPF कराते हैं, ऐसे ही है ना, प्रोटेक्शन करते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से जब आप सनब्लॉक लगाते हैं तो आप अपनी स्किन के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर लगा रहे हैं ताकि कोई भी चीज़ स्किन में पेनिट्रेट ना हो। तो रात में सनब्लॉक नहीं लगाया जाता, इससे आप अपने स्किन के सेल टर्नओवर को मुतासिर करेंगे, और इससे बेहतर है कि आप रात में सोते वक्त कोई हाइड्रेटिंग सीरम लगा लें, नाइसिनामाइड लगा लें, आप कोई मॉइस्चराइजर लगा लें, कोई ऐसा पेप्टाइड रिपेयर मॉइस्चराइजर्स आजकल आए हुए हैं, PDRNs के सीरम्स आए हुए हैं, आप वो लगा लें, वो ज़्यादा बेहतर है एज कम्पेयर। सनब्लॉक का इस्तेमाल सिर्फ डे टाइम के लिए होता है, और मैं तो क्या कहेंगे आप एक्ट्रेस को या किसी को भी ऐसे स्किन के बारे में कुछ भी बोल देते हैं, यार डर्मेटोलॉजिस्ट को सीरियस लिया करो। हाँ, मतलब ये कि ये उनकी फील्ड बनती नहीं थी, आई डोंट नो उन्होंने ऐसा क्यों कहा। बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ कि हाइड्रेटिंग सीरम्स लगाने चाहिए, मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए जो आपके फेस की स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है, आपके पोर्स को क्लॉग नहीं करता है। वो नियासिनामाइड का सीरम है, वो कितना अच्छा है, आपके पोर्स इतने अच्छे रहते हैं, वो चीजें यूज करनी चाहिए। सनब्लॉक तो डॉक्टर साहब एडवाइस बताएं, ये डिस्प्रीन का क्या सीन है, कौन लगाता है डिस्प्रीन चेहरे पे? पता नहीं, मैं अभी इनमें से मुझे किसी ने बताया कि भाई डिस्प्रीन भी चेहरे पे लगाते हैं। वो एक्चुअली सीरियसली अब हंस रहे हैं वो। अब मुझे नहीं पता कि अब ये चीज लोग यूज कर रहे हैं या नहीं, लेकिन एक वक्त था कि लोग 5 क्रीमें यूज करते थे, यानी बनाते थे जो फार्मूला क्रीम कहते हैं, उसमें बेटनोवेट और डर्मोवेट, और तो उसके साथ वो डिस्प्रीन भी मिक्स करते थे और कोई 1-2 और चीजें यूज करते थे। अब डिस्प्रीन का रोल फ्लैजेल भी करते थे, अब हाँ फ्लैजेल भी करते थे। अब इसका रोल क्या था ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे याद है अच्छी तरह कि आज से कोई 5 years बैक या कुछ ऐसा ही, तो ज़ाहिर डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ, तो फिर फैमिली में जो भी लोग होते हैं वो इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं, तो वो कहीं गाँव में गई और वहाँ की औरतें ये यूज़ कर रही थी, तो मुझे आके कहा कि हमारे पास जो है गाँव में औरतें ये यूज़ करती हैं। तो मैंने कहा कि हैं ये क्या करती हैं, तो बिल्कुल नहीं, डिस्प्रीन का तो कोई रोल ही नहीं है, तुम्हारी स्किन जो है, क्योंकि डर्मोवेट बेटनोवेट वो भी यूज कर रही थी, तो मैंने कहा स्किन बिल्कुल पतली हो जाएगी, कैपिलरीज सारी आपकी कैपिलरीज जो है वो प्रोमिनेंट हो जाएंगी, और आपकी स्किन जब पतली होगी तो आपको लगेगा कि आप गोरी होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता कि गोरी हो गई। आपकी स्किन क्योंकि पतली हो गई और आपकी ब्लड वेसल्स प्रोमिनेंट हो गई, तो हम पिंक हो गई। यस राइट, बिल्कुल। और फिर जब आप छोड़ते हैं उसको तो उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, क्योंकि डर्मोवेट बेटनोवेट ये सारी चीज, तो उनको बहुत बुरा लगा। और उन्होंने कहा कि पता नहीं आप क्यों मना कर रही हैं मुझे, मेरी तो गाँव की हर औरत ने लगाई है, सब तो ऐसी गोरी होके फिर रही हैं कि वो मुझे ये कहती हैं कि तुम कराची में रह के अपने आप को, अपनी स्किन को अच्छा नहीं कर सकी, हमने गांव में बैठ के कर लिया। ये अल्फाज हैं जो मुझे आज तक याद है और मुझे हॉन्ट करते हैं कि लोग एक जमाने में इस तरह भी किया करते थे। तो उसके बाद क्या हुआ वो भी तो बताया ना। मैंने तो उनको नहीं, जो फार्मूला क्रीम्स लगाते नहीं थे, तो वो फिर जो क्या फार्मूला ऑफ कोर्स उसके बाद फिर यही होता है कि अभी भी आते हैं मेरे पास जो फार्मूला क्रीम लगाते हैं। अगर फार्मूला नहीं लगाते हैं तो जो ये आजकल जो क्रीम्स वगैरह चल रही है, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगी, लेकिन आती हैं और उसमें फिर लोग डर्मोवेट मिलाते हैं अलग से भी। उन्होंने तो जो मिलाया स्टीरॉइड, मर्क्यूरी, जो कुछ मिलाया और आपकी स्किन को डैमेज किया, उन्होंने अपना काम किया। पेशेंट खुद अपना भी काम करता है कि उसमें कुछ और भी एक्स्ट्रा भी डर्मोवेट मिला लेता है, और फिर जब कुछ दिन बाद उसको खुद को फील होता है कि मेरे चेहरे पे बाल आ गए, मेरे चेहरे पे एक्नी आ गई, मेरी स्किन और हाइपर पिगमेंटेड हो गई, मिलाग्मा जो था वो और बढ़ गया। और फिर जब वो छोड़ते हैं तो फिर जब जिस तरह का फेस हमारे पास लेकर आते, वही बात है कि फिर उनको, वो जब हमारे पास आते हैं तो उनको ये होता है कि मतलब डॉक्टर जो है जादू की छड़ी घुमाएगी, घुमाए और हम बिल्कुल ठीक हो जाए। तो है अभी भी करते हैं, कंपैरेटिवली कम हो गया लोगों को, अब काफी हद तक अवेयरनेस हो गई, लेकिन मैं कहती हूँ कि फिर भी अभी भी हमारी पब्लिक को जो है ना अवेयरनेस की जरूरत है, और इसमें हमारे हम डॉक्टर्स का जो है ना ये बिल्कुल रोल है
कि हमें इस पे जो है ना हमारी पब्लिक को, लोगों को, पेशेंट जो भी आता है, चाहे वो किसी भी चीज के लिए आ रहा हो, लेकिन एक तकलीफ अगर की आपको, बात होती है, आप लेकिन एक अगर पेशेंट आपको, को देखें, हाँ तकलीफ होती है कि यार ये इतनी सारी चीजें से लगाई हैं, उसके बाद ये हाँ जो स्किन लेकर है, अच्छा उसको तो नहीं पता ना वो कितनी डैमेज कर कर आया। कितनी डैमेज कर, अब हमें तो उस चीज का कि आइडिया उसको है कि ठीक एक करने में कितना टाइम एग्जैक्टली लगेगा। तो यस, मुझे तो कभी कभी ना बड़ा मैं ना अच्छा कभी कभी मैं बिल्कुल ऐसे हो जाती हूँ देख के कि मैं कि क्या ज़ाहिर है करूं। हम उनको ये भी नहीं बोल सकते कि आपने अपनी स्किन को क्या कर ही दिया है, वो तो हाँ मोरल फौरन से डाउन हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, नहीं बिल्कुल लेकिन नहीं। आपको पता चल रहा होता है कि इसने क्या कर दिया है, फिर भी हम कहते हैं नहीं नहीं जस्ट लेट्स होप फॉर द बेस्ट, अल्लाह पाक हाँ अच्छा करेगा, जस्ट डोंट वरी, जस्ट ट्राई दिस, ये हाँ करें वो यस करें, यस सब ठीक ऐसे हो ही, जाएगा, हो भी जाती हाँ है। हो भी बट जाती है, रिकवरी में टाइम लगता है, टाइम लगता है आपको बिल्कुल। 8-10 महीने लगते और हैं। मुझे ऐसे लगता है कि डॉक्टर्स को अपना ये भी एक फर्ज कहना चाहिए, जी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि ज़रूरी नहीं है कि अगर पेशेंट एक्नी के लिए ही आया है तो अगर आपको थोड़ा सा 2 मिनट दे दें या कुछ टाइम दे के उसको सिर्फ ये बता दें कि एक्नी के अलावा भी अपनी स्किन के लिए आप हाइड्रेट करो, आप पानी ज़्यादा पियो, आप प्रॉपर एक डाइट लो, वेरी प्रॉपर इंपॉर्टेंट। स्लीप करो, तो मतलब यानी जी ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ ये सोचो कि वो एक्नी के लिए आई है तो मैं उसको सिर्फ एक्नी ही गाइड करूं। बिल्कुल इसके बिल्कुल, अलावा भी अगर आप 1-2 मिनट दे दें तो बहुत मेरा ख्याल है इंपॉर्टेंट उससे है। पेशेंट इट को शुड बी अ पार्ट फायदा। ऑफ यस, कंसल्टेशन, यही आपको मैं कह रही हूँ बताना ना चाहिए, कि या ये आप ही तो हमारी बताएंगे अपने। रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बिल्कुल। हमें ये करना चाहिए। इसी तरह हो सकता है कि आप 4 लोगों को ये बात बताएं तो उसमें से कोई एक जो है वो उस चीज को समझ जाए और वो अपने घर में जाके बात करे, तो ऐसे 1 ही से है। 2 लोगों को पता चले तो शायद कोई फायदा हो जाए। हमारे ही बिल्कुल लोगों का फायदा होगा तो ऑफ कोर्स अल्लाह मियां हमें बिल्कुल। भी उसका अजर देगा। हमारी गट हेल्थ वाली एपिसोड ज़रूर देखिएगा जो मैंने अभी रिसेंटली की है। उसमें मैंने बताया कि एक्नी का और गट का क्या यस, रोल है, तो वो ज़रूर देखिएगा, आप लोगों को बहुत फ़ायदा हो। जाते हमारा जाते काम जो आप है, क्या मैसेज देना चाहेंगी? जाते जाते मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि लोगों को सिर्फ अपनी स्किन के ऊपर सिर्फ इतना नहीं गौर करना चाहिए कि बस मैं खूबसूरत लगूं, मैं गोरी लगूं, ऐसे सिर्फ ये चीज नहीं होनी चाहिए। आपकी स्किन की ब्यूटी सिर्फ इस चीज में नहीं है कि आप गोरे लग रहे हैं, आपका बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपका है। इनर भी बहुत अच्छा होना चाहिए हुँ, और आपकी अप्रोच जो है ना वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। बिल्कुल। नेगेटिव अप्रोच की तरफ अब ना जाएं और हुँ, सिर्फ ये ना सोचें कि अगर कोई एक डर्मेटोलॉजिस्ट या एस्थेटिक फिजिशियन कहीं बैठा हुआ है तो वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए बैठा हुआ है। हुँ, अगर ये चीज़ ना सोचें और आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो इस नज़रिए के साथ जाएं कि हर ह्यूमन बीइंग जो सेम नहीं होता। ठीक है, लोगों के हुँ, ट्रॉमा होते भी हैं कि बिल्कुल, अच्छे नहीं मिलते हैं तो, लेकिन ये कि हर कोई ऐसा भी नहीं होता। तो अगर आप बिल्कुल। पॉजिटिव थिंकिंग के साथ डॉक्टर के पास जाएं भी तो मेरा ख्याल है उसका भी एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। और अगर आपकी स्किन पे कोई भी प्रॉब्लम है तो हुँ, आपको ज़रूर किसी कंसल्टेंट के पास जाना चाहिए, हुँ। डर्मेटोलॉजिस्ट के या एस्थेटिक के पास, किसी ना किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ओवर द काउंटर मेडिसिन लेके नहीं ट्रीटमेंट लेनी और चाहिए, क्वाकरी से भी अवॉइड करें। क्वाकरी से भी अवॉइड करना चाहिए। हुँ। और मैं तो अपने पेशेंट्स को यही कहती हूँ कि देखो अगर वो मेडिकल, क्योंकि बताते हैं ना कि जी, जी, मेडिकल जी। स्टोर से, तो मैं कहती हूँ अगर वो मेडिकल स्टोर वाला इतना ही अच्छा होता तो वो मेरी जगह बैठा होता ना, मैं इधर क्यों बैठी हुई हूँ कि इतनी जिंदगी मैंने लगा दी पढ़ लिख के सब कुछ करके और मैं आज इस मुकाम पे पहुंची हूँ कि मैं पेशेंट को एडवाइस कर रही हूँ और उसने कुछ नहीं किया। वह मेडिकल स्टोर वाले ने, वो मेडिकल स्टोर पे बैठ के प्रिस्क्राइब कर रहा है, तो फिर उसको बोलो कि भाई वो यहीं आके बैठ जाए, मैं चली जाती हूँ यहाँ से। लिटरली मेरे ये अल्फाज होते हैं पेशेंट को कि आप उनसे कहें कि वो यहीं आके बैठ जाए। देखिए, मैं आपको बताऊँ जितना हम स्किन के डॉक्टर्स कुड़ते हैं शायद कोई नहीं कुड़ता होगा। हाँ लिटरली ये मैं आप आपको सही कह बताऊँ, रही हैं, है ना सही? अच्छा सही है। मैं आज से पहले समझती थी शायद मैं ही ये गम लेके घर जाती हूँ, लेकिन आप भी मेरे साथ शरीक नहीं हैं। नहीं, और आपसे ज्यादा मैं शरीक हूँ क्योंकि मैं तो 92 से ये काम कर रही तो मैं तो थैंक यू सो बहुत, मच डॉक्टर साहिबा, बहुत अच्छा लगा। हाँ और दोबारा भी हम आपके साथ दोबारा बैठेंगे फिर इंशाल्लाह से जरूर। इंशाल्लाह पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच फॉर योर थैंक वैल्यूएबल यू टाइम। सो मच थैंक फॉर यू सो मच। इनवाइटिंग मी हियर। और मुझे भी आपके साथ बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा ही नहीं कि मैं कुछ कर रही हूँ, मुझे तो ऐसे लगा कि मैं बस हम डॉक्टर बातें आयशा के कर रहे साथ बातें हैं। कर रही हूँ और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो और मच। इंशाल्लाह थैंक आप यू। जब नेक्स्ट टाइम भी बुलाएंगी तो मैं ज़रूर आऊँगी इंशाल्लाह। बहुत थैंक यू शुक्रिया। सो थैंक यू मच, सो मच। थैंक यू। तो जनाब ये था आज का एपिसोड, और बेसिकली ये सारी बातें आप लोगों से करने का मकसद ये होता है कि जितने भी आपके मिथ्स हैं, जो भी आपकी मिसकंसेप्शंस हैं, उसको हम क्लियर करें। और हम कोशिश करते हैं कि हम इतनी आसान ज़बान में आपको चीज़ें समझाएं, हंसते हंसते आपको बातें डिलीवर करें, आपको ऐसा लगे कि आप हमारे साथ ही बैठे हुए हमारे साथ बैठ के बात कर रहे हैं।
तो आई होप कि आपको बहुत सारी चीज़ें इस एपिसोड से क्लियर हुई होंगी, और विद दिस मैसेज कि जहाँ भी रहें खुश रहें और अपनी स्किन का ख्याल करें। मुझे डॉक्टर साहिबा की एक बात बहुत अच्छी लगी कि सिर्फ गोरा होना स्किन की क्वालिटी नहीं होती, स्किन हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ आपको लगता है कि जिससे आपका कॉन्फिडेंस ब्रेक हो रहा है, आपका कॉन्फिडेंस ज़ीरो हो रहा है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम आ रहा है, या आपको साइकोलॉजिकली कोई चीज़ बॉदर कर रही है एंड यू रियली वांट हेल्प, तो प्लीज़ डॉक्टर्स को दिखाइए। क्वेकरीज के पास जाने से अवॉइड कीजिए। या आपकी स्किन का मामला है, इसके अंदर कहीं भी ये ना सोचें कि लॉन के कपड़े की तरह कहीं सेल लगी हुई है तो मैं जाकर वो चीज़ करा लूँ। हमेशा अपने डॉक्टर को पहले कंसल्ट करें, पहले समझें और उसके बाद फिर अपने ट्रीटमेंट को स्टार्ट करवाइए। सो विद दिस मैसेज आई एम साइनिंग आउट। मुझे इजाज़त दीजिए टिल द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।